दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। खलीफा आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के लेक्चर में ये हमारा जो है 5वां लेक्चर है। इसके संदर्भ में हम आज वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा होगा कि भारतीय बैंकों की व्यवस्था किस तरीके से क्रियान्वित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आखिर वाणिज्य बैंक हैं क्या? यानी वाणिज्य बैंक वह बैंक या कोई सी संस्था है जो मुद्रा के लेन देन को सरल बनाती है। वाणिज्य बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। व्यापारिक बैंक लोगों के रुपए को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं तथा जब लोगों को मुद्रा की ज़रूरत होती है तो उन्हें ऋण के रूप में उधार भी देते हैं। अच्छा, इस बात से इसको आप समझ गए होंगे कि वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है कि आर्थिक क्रियाओं का यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इंस्टीट्यूशनल करना यानी संस्थागत करना। गांव में आप देखते होंगे कोई साहूकार व्यक्ति होगा, वो ऋण देता होगा। चेट्टी होंगे, सेट्टी होंगे, विभिन्न प्रकार के नाम होंगे। इधर आप उत्तर भारत में आ जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की जातियां होंगी जिसमें जो साहूकारी का काम करती होंगी, जिसमें आप देख सकते हैं। अगर बिहार जाएंगे तो भूमिहार, लाला। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो राजपूत, भूमिहार। यहाँ भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग का ऐसा वर्ग जिसके पास अधिक धन है, वो ऋण के रूप में बराबर अपना ब्याज चलाता रहता है, ताकि ऐसे लोगों से शोषण से मुक्ति मिल सके समाज को। और ऋण को संस्थागत बनाना यानी धन को संस्थागत बनाना, आर्थिक व्यवस्था को संस्थागत बनाना भारतीय वाणिज्यिक बैंक की जो प्रणाली है इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे इनके वर्गीकरण एवं इनके कार्य क्या क्या हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो पहले आप दो प्रमुख कार्य इनके समझ गए होंगे। एक तो क्या है, जमा का स्वीकार करना, और दूसरा क्या है, ऋण देना। तो जिसको ऋण को आगे पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं जमा धन स्वीकार करना। वाणिज्यिक बैंक धन को जमा के रूप में स्वीकार करता है और इससे ग्राहकों का धन भी सुरक्षित होता है और लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार नीचे दिए गए अकाउंट, जो अकाउंट मेंशन किए गए हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के अकाउंट समझेंगे। एक बड़ा गोला अकाउंट का, उसके अंदर उदाहरण के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, होम सेविंग अकाउंट। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज करंट अकाउंट, मीनिंग एंड एडवांटेजेस। करंट डिपॉजिट अकाउंट यानी चालू जमा खाता। ज़्यादातर व्यापारी वर्ग, उद्योगपति जैसे लोग चालू जमा खाता खुलवाते हैं और उस खाते में पैसा जमा करते हैं। चालू जमा खाते में जमाकर्ता को यह सुविधा दी जाती है कि वह जितनी बार चाहे खाते में से पैसा जमा कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, क्या कर सकता है, जितनी बार चाहे पैसे जमा कर सकता है। तो बराबर डिफ्रेंशिएट करके चलिएगा कि करंट अकाउंट में क्या प्रावधान है, सेविंग में क्या प्रावधान है, रिकरिंग में क्या प्रावधान है एवं फिक्स डिपॉजिट में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो इधर देखते हैं। ज़्यादातर व्यापारी वर्ग, उद्योगपति जैसे लोग चालू जमा खाता, तो सब सामान्यतः उद्योगपति इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें ब्याज नहीं मिलता है तो एक सामान्य आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए ये चेकबुक के माध्यम से पैसे निकाले जाते हैं और खातेदार का हिसाब बैंक ही रखता है। भारत में कुछ बैंक, हालांकि कुछ बैंक ही इस समय तो नहीं दे रहे होंगे ज़्यादा ब्याज, कोई ही नहीं दे रहा होगा शायद, कम से कम करंट अकाउंट में। और इसे जितनी बार चाहे आप उतनी बार पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या है, बचत जमा खाता इसको हिंदी में कहते हैं। जमा खाता, यह खाता बचत या सेविंग करने के लिए खुलवाते हैं। बचत जमा खाता ये छोटी राशि, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है इसलिए मात्रात्मक गलतियों पर ना जाएं, बचत करने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह अकाउंट मध्यम वर्ग के लिए फ़ायदेमंद होता है। बचत खाते में ग्राहक जितनी बार चाहे पैसा जमा कर सकता है, लेकिन वह कभी भी इस खाते से पैसे कभी भी नहीं निकाल सकता। एक सीमित मात्रा तक ही सेविंग अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में निश्चित मात्रा तक ही पैसे निकाले जा सकते हैं और ग्राहक को अधिक मात्रा में पैसे निकालने हैं तो इसके बारे में उसे बैंक में पहले ही सूचना देनी होती है। बैंक बचत खाते पर इंटरेस्ट भी देता है, लेकिन वह ब्याज दर आगे टाइप नहीं हुआ है, क्या होगी ये डिसाइड परिस्थितियों के अनुसार होता है। जैसे इस समय सेविंग अकाउंट में ब्याज दर मेरे हिसाब से कम होगी क्योंकि ग्रोथ को बढ़ावा देना है, इसलिए बैंक ज़्यादा पैसा अपने पास नहीं रखना चाह रहे हैं। सरकार नहीं चाह रही कि बैंकों में ज़्यादा पैसा हो, बल्कि मार्केट में इकोनॉमी का फ्लो अधिक हो ताकि मंदी से बाहर निकला जा सके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट। सावधि जमा यानी यह खाता निश्चितकालीन जमा खाते में धन को एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, सुनते होंगे
इसका पैसा इतना एफडी, इसका पैसा उतना एफडी, उसने उठाया, इसकी इतनी एफडियाँ हैं, उसने एफडी तोड़ दी संकट के दौर में। ध्यान रखिएगा, अगर समय से पहले एफडी खाता तोड़ लिया जाता है तो उसमें बैंक में से ब्याज मिलेगी इसकी आशा नहीं है। अगर वह 10 वर्ष की अवधि के लिए है तो वह 10 वर्ष की पूर्ण अवधि तक ही होने पर ही उसमें ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, और जमा करता है राशि अवधि पूरा होने पर ही निकाल सकता है, समय पूरा होने के पहले वह पैसे नहीं निकाल सकता है। अगर वह समय पूरा होने के पहले पैसे निकालना चाहता है तो उसे ब्याज नहीं मिलता या फिर कम मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट यानी एक निश्चित अवधि तक पैसे आपको जमा रखने पड़ेंगे। इसमें एक मुश्त राशि जमा कर देंगे आप, उसके बाद आपको एक समय के बाद, निश्चित समय के बाद आपको एक निश्चित राशि मिल जाएगी जो आपके ब्याज के हिसाब से होगी। इस समय फिक्स डिपॉजिट का क्या हालात है आप खुद देख सकते हैं। अगर थोड़े बहुत समझदार हैं और वयस्क व्यक्ति हैं, थोड़े बहुत बैंक के कार्य करते हैं तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि एफडी में रेट कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार चाह रही है कि मार्केट में इकोनॉमी में जो है तो पैसे का फ्लो हो और अधिक मात्रा में उत्पादन गतिविधियां चालू की जाएं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी पर है, इसलिए आवश्यकता क्या है, बाजार में अधिक पैसा रहे। इसलिए फिक्स डिपॉजिट के संदर्भ में आजकल बहुत कम ही ब्याज मिल रहा है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? आवर्ती जमा खाता, यानी आप किस्तों में पैसा जमा करते हैं, एक बार में पैसा नहीं जाता है। फिक्स में क्या जा रहा था, एक बार में पैसा गया, एक निश्चित राशि के बाद एक समय के बाद पैसा वापस आ गया। लेकिन इसमें क्या होगा, बारी बारी से 500 की किस्त बंधवा ली आपने, बारी बारी से पैसा जमा होता जाता है, उसके बाद पैसा एक साथ एक मुश्त मिलता है और जो ब्याज निर्धारित करता है बैंक उसके हिसाब से देता है। ठीक है, इसमें देखिए पढ़ लेते हैं। आवर्ती जमा खाता डिपॉजिटर्स या जमाकर्ता आवर्ती जमा खाते में एक निश्चित समय के लिए हर महीने एक निश्चित राशि जमा करता है। जमाकर्ता इस प्रकार के खाते से जमा की गई राशि समय के पहले नहीं निकाल सकता और जमा राशि पर जो कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है वह उसके खाते में जमा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। होम सेफ सेविंग अकाउंट, ये क्या है? होम सेफ बचत खाता। दोस्तों, होम सेफ बचत खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें बैंक आपको लॉकर दे देगा, चाबी अपने पास रख लेगा, यानी तुम पैसा जमा तो करते पाओ लेकिन निकाल नहीं पाओ। फिर निश्चित अवधि के बाद आपको क्या दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा। देखिए, होम सेफ बचत खाता के अंतर्गत कुछ बैंक ग्राहकों या जमाकर्ताओं को घर पर धन जमा करने के लिए एक तिजोरी या फिर गुल्लक, उसे ताला लगा कर दे देते हैं और उसकी चाबी अपने पास ही रखते हैं। जमाकर्ता अपनी छोटी छोटी सेविंग को उस तिजोरी में जमा करता रहता है और एक निश्चित अवधि के बाद बैंक में जाके जमा करवाता है, जिसके पास उसको राशि मिल जाती है। बैंक का दूसरा कार्य क्या है? वाणिज्यिक बैंक का दूसरा कार्य क्या है, ये देखते हैं। लोन देना, ऋण दिया जाता है, पहले ही बताया था मैंने आपको। वो साहूकार, वो भूमिहार, वो राजपूत, वो ब्राह्मण, चेट्टी, सेट्टी, ये जितने भी हैं, रेड्डी फेड्डी, भारत देश में जो गैर संस्थागत ऋण नीची जातियों को प्रदान करते हैं, ठीक है, मध्य भारत में चले जाएंगे तो सैंधव लोगों को आप इस संदर्भ में देख सकते हैं, ताकि और ये ऊंची ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, ब्याज की दरों को कम किया जा सके एवं संस्थागत तरीके से, कानूनी तरीके से एक निश्चित एक वहनीय ब्याज दर पर लोगों को ऋण प्रदान किया जा सके, इसलिए बैंकिंग सिस्टम को लाया गया था। ये मैंने पहले भी चर्चा की है। तो लोन देने में किस किस प्रकार के लोन हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, हमने ऊपर देखा है कि कॉमर्शियल बैंक के मुख्य कार्य में पहला कार्य जमा धन स्वीकार करना है। बैंक का दूसरा कार्य है लोगों को पैसे उधार देना, यानी ऋण देना। यह बैंक व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्योगपतियों, व्यापारियों को लोन देती है और उस लोन पर निश्चित ब्याज वसूल करके लाभ कमाती है। ठीक है, कैश क्रेडिट, ये क्या है? यानी नगद ऋण, जमा लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा। इस प्रकार के लोन के अंतर्गत ग्राहक को एक निश्चित जमानत के आधार पर निश्चित जमा राशि निकालने का अधिकार मिलता है। यह ऋण 1 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इस पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है और निकाली गई रकम पर ही इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैश क्रेडिट। अगला ऋण देखते हैं हम, अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट। बहुत आपने नाम सुना होगा इसका, लेकिन आगे का इसका मतलब क्या है तो हिंदी में देख लीजिए। ऐसा लग रहा है मानो संस्कृत का शब्द लिख दिया गया हो, इतनी क्लिष्ट भाषा, इसीलिए मैं इंग्लिश के शब्द लिख करके लाया हूँ। ओवरड्राफ्ट, जमाकर्ता अपनी जमा पूंजी से बैंक से ज़्यादा पैसे निकालता है, उसे क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक में जिन ग्राहकों का चालू जमा खाता होता है वह ग्राहक एक समझौते के अनुसार अपनी जमा राशि से अधिक, तो ध्यान रखिएगा कौन सा खाता होना जरूरी है? चालू। 500 रुपया डाल के सेविंग अकाउंट में आप चले ना जाना कि देव हमें जो तो 1000 रुपये का लोन ओवरड्राफ्ट, मैं अभी भी पढ़ के आया हूँ। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कौन सा खाता होना चाहिए? करंट अकाउंट होना चाहिए। वह ग्राहक एक समझौते के अनुसार अपनी जमा राशि से अधिक धन या पैसा निकालने का अधिकार ले लेते हैं और ये सुविधा बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ही देती है। ठीक है, ताकि वापस भी पैसा आ जाए। जो विश्वसनीय नहीं होगा तो उसको क्यों दिया जाएगा? ठीक है, विलफुल। कल पिछले लेक्चर में राजू भैया की बात की थी, सुन लीजिएगा। अगला क्या है? लोन एंड एडवांस, ऋण और अग्रिम। इस प्रकार के ऋणों को एक निश्चित रकम या धन के रूप में दिया जाता है। ग्राहक के अकाउंट में बैंक एक निश्चित रकम को एक साथ जमा कर देती है। इस खाते में लोन को एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, अधिकतर ऋण जो है तो इसी प्रकार के होते हैं, लोन एंड एडवांस प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला काम क्या है बैंकों का? सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। तो आप पहला काम क्या देखा? जमा स्वीकार करना, ऋण देना, एवं तीसरा कार्य क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, यानी ऋण देने के इस प्रकार के कार्य में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना, यह भी बैंक का एक महत्वपूर्ण काम है। सरकारी प्रतिभूतियों में जोखिम कम होने के कारण देखिए व्यक्ति दिवाला हो सकता है, प्राइवेट संस्था दिवाली हो सकती है, औद्योगिक घराने दिवालिया हो सकते हैं, लेकिन सरकार दिवालिया अपेक्षाकृत ऐसी संभावना जताई जाती है कि कम ही होगी, आपका पैसा वापस कर देगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज। अच्छा, प्रतिभूति क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। एक पत्र होता है, ऋण पत्र होता है, जिसको हम खरीदते हैं जो है, और ये बट्टा क्या था, यानी कम रेट पर जारी किया जाता है और अधिक रेट पर आपको पैसा फिर मिल जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में जोखिम कम होने के कारण बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना अच्छा समझती है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को स्वीकार करने के लिए उन्हें पैसा उधार या लोन दे सकती है। गौण कार्य क्या है, यानी छोटे छोटे कार्य क्या हैं इसके? बैंक अपने कस्टमर से विभिन्न पदों का, जैसे कि चेक, इंटरेस्ट इत्यादि का एकत्रीकरण करता है या उनका भुगतान भी करता है। बैंक ग्राहकों को लॉकर की सुविधा जी हाँ प्रोवाइड करवाता है, जिसमें ग्राहक अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स या जेवर उन लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक या विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का काम करती है। व्यापारिक बैंक विदेशी बैंक को करने के लिए विदेशी चेक या ड्राफ्ट इत्यादि को स्वीकार करती है। कोई दिक्कत? चलिए, टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंक से कौन कौन से प्रकार हैं ये देख लेते हैं अपन। सेंट्रल बैंक आरबीआई हो गया, आरबीआई के अंडर कमांड सब काम करेंगे, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सेंट्रल बैंक कर देते हैं आरबीआई। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, या कहें नॉन शेड्यूल बैंक्स। सबसे ऊपर क्या हो गया? आरबीआई, उसके नीचे क्या? शेड्यूल बैंक्स, फिर उसके बाद क्या? नॉन शेड्यूल बैंक्स। अच्छा, इसके बारे में जानकारी शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स अगले लेक्चर में देखेंगे अपन। ठीक है, चलिए वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण देख लेते हैं। अनुसूचित बैंक वे बैंक जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसे बैंक जिनको किसमें 1934 एक्ट के तहत आरबीआई आया था, उसकी सेकंड शेड्यूल थी। उस सेकंड शेड्यूल में जिन बैंकों का नामकरण हमको क्या कहते हैं? अधिसूचित बैंक। ठीक है, यह अनुसूचित बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ये वे बैंक है जिनका अधिकांश हिस्सेदारी सरकार के पास रहती है। उदाहरण के लिए एसबीआई, पीएनबी, सिंडिकेट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि। निजी क्षेत्र के बैंक ये बैंक वे बैंक है जिनकी अधिकांश हिस्सेदारी निजी व्यक्तियों के पास रहती है, यानी 51-50% से ज़्यादा हिस्सेदारी जो प्राइवेट सेक्टर में हो क्या कहलाएंगे? निजी बैंक। विदेशी बैंक ये वे बैंक है जिनके प्रधान कार्यालय देश के बाहर स्थित होते हैं। सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड बैंक ऑफ टोक्यो, सिंगापुर का बैंक हो गया, बहुत सारे ढेर सारे बैंक हो गए। तो दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम बैंकों के प्रकार के साथ, वर्गीकरण के साथ, कौन कौन से अनुसूचित, गैर अनुसूचित, आज हमने वाणिज्यिक बैंकों के काम पढ़े हैं, कल पढ़ेंगे वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण। और वाणिज्यिक बैंकों के वर्गीकरण के साथ साथ ऐसी विभिन्न संस्थाएं जैसे कोऑपरेटिव बैंक, नॉन कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक और रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंकों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अभी के लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।